उत्तराखंड प्रदेश में जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है। फिलहाल इस वक्त जो अप्रैल माह से मई के माह तक चल रही है वो मकानों की जनगणना चल रही है और इसको लेकर क्या कुछ कार्य हैं, खुद जनगणना निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जनगणना हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है, भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं अन्य प्रदेशों से, किस तरह से यहाँ पर कार्य हो रहा है और क्या कुछ है इसमें? यहाँ पर उत्तराखंड में हमने पूरे स्टेट को 29,000 से ऊपर ब्लॉक्स में बांटा है और हर ब्लॉक में ये ध्यान रखा गया है कि उसकी पॉपुलेशन 800 से ऊपर ना जाए। अगर 800 से ऊपर किसी भी गांव की या वार्ड की पॉपुलेशन जाती है तो फिर उतने ही हिस्सों में उसको प्रोपोर्शनली बांट दिया जाता है। हर ब्लॉक पे एक प्रगणक रहता है और 20,000 प्रगणक हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कई ब्लॉक्स हैं जहां पर जनसंख्या बहुत कम रही होगी, तो वहां पर प्रगणकों को 2 ब्लॉक्स का चार्ज एक प्रगणक को दिया गया है। तो फिर इन प्रगणकों को फिर हर घर में जाना है। सबसे पहले तो वो अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और उसके बाद वो एक नजरी नक्शा बनाएंगे जिसमें हर घर, हर स्ट्रक्चर, हर दुकान, हर कुआं अगर वहां हो, मंदिर हो, सब कुछ उस एरिया का, मतलब उस एरिया में जो जो भी मानव संरचनाएं हैं और लैंडमार्क्स हैं वो सारे उस नजरी नक्शे में वो उतारेंगे और उसके बाद नजरी नक्शा में नंबरिंग करेंगे और फिर फिजिकली उस पूरे एरिया में मकानों की वो मकान जो है उनकी संख्या वो देते जाएंगे। ये सब करने के बाद फिर वो हर मकान में जाएंगे और फिर उसकी स्थिति की वहां पर कितने परिवार रहते हैं, हर परिवार के मुखिया क्या हैं, हर परिवार में कितने लोग रहते हैं और उसके बाद जिस जगह पर वो रह रहे हैं उसकी क्या स्थिति है। जैसे कि वो सिर्फ घरेलू उपयोग में है, मतलब वहां बस रह रहे लोग, या फिर शायद कोई दुकान या कोई ऐसी भी कोई चीज वहां क्लिनिक ऐसा कुछ चल रहा है तो वो भी उसमें मार्क होगा। फिर उसकी स्थिति कैसे है, जैसे फर्श कैसी है, उसकी दीवार कैसी है, उसकी छत कैसी है, किचन है या नहीं, वहां पर शौचालय है या नहीं, अंदर है बाहर है, शौचालय कहाँ पर है, खाना उनका किस ईंधन से बनता है, पानी वहां पर आ रहा है या कहीं दूर से ला रहे हैं, बिजली वहां आ रही है नहीं आ रही है, उसके अलावा स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, अनाज क्या खाते हैं, इस प्रकार से एसेट्स मतलब हुए। तो ये पूरी गणना उस जगह की करेंगे। जो स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो आवासीय नहीं होंगे, मतलब रात में वहां कोई नहीं रहता होगा लेकिन वो मानव निर्मित स्ट्रक्चर है, वहां कोई रह सकते हैं, तो वहां जाकर के वो उसका फिर मतलब वो गणना में तो शामिल होंगे लेकिन फिर वो उसके आगे के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि वो आवासीय नहीं है। तो जब आवासीय नहीं है तो वो गैर आवासीय वाले जितने उसकी श्रेणियां हैं उसमें दर्ज होकर के फिर आगे के क्वेश्चंस उसमें नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, और जी मैम, जैसे राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कार्यक्रम है तो स्टेट में अगर टीमों की बात की जाए तो किस हिसाब से यहाँ पर टीमें डेप्यूट की गई हैं पूरे कार्य को लेकर? इसका एक बहुत ही फिक्स्ड हायरार्की है सेंसस की जो चली आ रही है कई दशकों से, जिसमें कि जिले में डीएम्स करवाते हैं इसका एज प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर, उनका डेजिग्नेशन होता है। तो हमारे 13 जिले हैं तो 13 प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स यानी जिलाधिकारी उसमें प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स हैं और जिले में लीडर रहते हैं वो इस पूरे कार्य को कराने का। नगर निगमों में भी प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स ही उनको कहा जाता है। जैसे हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर 2 नगर निगम हुए, देहरादून नगर निगम और ऋषिकेश नगर निगम। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स इन 2 जगह इनके नगर आयुक्त हैं और बाकी के संपूर्ण क्षेत्र के लिए वो डीएम साहब यहाँ के प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हुए। इनके अंडर होते हैं चार्ज अधिकारी। नगर निगमों में हर 2 लाख की पॉपुलेशन पे एक चार्ज अधिकारी होता है और बाकी जो हिस्से मैंने बताए जो जिलाधिकारी के अंडर रहते हैं उसमें हर तहसील में एक तहसीलदार या अगर तहसीलदार नहीं है तो नायब तहसीलदार अथवा बीडीओ को वहां का चार्ज देके वो एक चार्ज अधिकारी होते हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड के सीओ चार्ज अधिकारी होते हैं, नगर पालिका में ईओ चार्ज अधिकारी होते हैं, नगर पंचायत में भी ईओ चार्ज अधिकारी होते हैं। तो इस प्रकार से 239 चार्ज अधिकारी हमारे पूरे स्टेट में है और ये चार्ज अधिकारी फिर सुपरवाइजर और एन्यूमरेटर मतलब प्रगणक जो घर घर जाते हैं, जो मैंने बताया ब्लॉक्स होते हैं और ब्लॉक की उनको जिम्मेदारी दी जाती है और हर 6 ब्लॉक पे एक सुपरवाइजर होता है। तो सुपरवाइजर उससे थोड़ा सीनियर व्यक्ति हो सकता है या जो भी जिसको भी उस इलाके की पूरी तरह से समझ है, जो वेरीफाई कर सकता है उसका डेटा, वो हो सकता है। तो इस प्रकार से पूरा ढांचा बना होता है और यही ढांचा है जो ड्यूटी आवंटन के लिए रहता है और फिर यही ढांचा मॉनिटरिंग में अपना रोल निभाता है। तो मैम कुल कितने, जिस तरह से आप बता रहे थे ब्लॉक्स वगैरह कितने हमारे पर बने हैं इस तरह की कुछ हमारे 29,000 से ऊपर ब्लॉक बने, 30,000 से थोड़े कम, जिसमें 20,000 से ऊपर प्रगणक, इसका पूरा डेटा मैं आपसे शेयर कर लूंगी, वो इसमें अपॉइंट किए गए। अच्छा मैम, इसमें शिक्षा विभाग का काफी अहम रोल हो जाता है, काफी टीचर्स की इसमें ड्यूटी लगती है, कई बार उनके कुछ शिकायतें समस्याएं भी रहती हैं, तो वो किस तरह से यहाँ पर सुलझाई जा रही हैं चीजें?
सेंसस में पहली बात तो किसी भी एक तो 14,000 करीब टीचर्स हैं जो प्रगणक के तौर पे नियुक्त हैं। उसके अलावा सुपरवाइजर्स और रिजर्व की तो शैक्षणिक कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होता, क्योंकि रिजर्व को तो खैर काम करना ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रेंड हो रखे हैं। और अगर कोई एन्यूमरेटर या सुपरवाइजर ड्यूटी नहीं कर पाता तभी रिजर्व को यूज किया जाता है। और सुपरवाइजर्स को भी बस अपना क्षेत्र थोड़ा बहुत समझ लेना है और डोर टू डोर जाने का उनका काम नहीं है। डोर टू डोर से प्रगणक जाते हैं, जो हमारे यहाँ करीब 20,859 प्रगणक है, वो डोर टू डोर जाते हैं। और उसमें करीब 14,000 शिक्षा विभाग के लोग हैं। और शिक्षा विभाग नेचुरली उससे कहीं ये अगर 14,000 की हम बात करें तो ये बिल्कुल 1/3 1/4 से भी कम है जो टीचर्स हैं। तो इस प्रकार से टीचर्स अवेलेबल है शिक्षण कार्य के लिए। शिक्षण कार्य प्रभावित होने के चांस इसलिए नहीं है क्योंकि 1% पे लोड रहता है करीब 150 से 200 घरों का। अगर वो एक दिन में 100 घर भी करते हैं तो भी वो 15 से 20 दिन में पूरा कार्य निपटा देते। एक दिन में 10 घर भी करते हैं तो, और 10 घर करने के लिए उनको मात्र 1 घंटे चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए 1 घंटे या 1.5 घंटे चाहिए, जिसमें वो अगर वो एक दिन में 1 घंटा या 1.5 घंटा भी अगर अपना दे रहे हैं तो वो पूरे महीना उनके लिए सफिशिएंट है इस कार्य को कर लेने में। तो इसीलिए ऐसी कोई इसमें स्थिति ये नहीं रहती कि शिक्षण कार्य बंद करके वो कार्य करेंगे। दोनों कार्य एक एडजस्टमेंट के साथ चल सकते हैं कि ठीक है, जहां पर बहुत कुछ इश्यूज हैं तो वहां पर शिक्षा विभाग द्वारा उनको इस प्रकार से किया जा सकता है कि वो भी कार्य कर ले, लेकिन शिक्षण कार्य बंद नहीं होगा। इससे सेंसस की यही खूबी है और इसी प्रकार से इसको पूरा डिजाइन किया गया है कि जो भी अपने ऑफिस का कार्य कर रहे हैं उसके अलावा वो ये कार्य करें और उसके लिए उनको एक मानदेय प्राप्त होता है। तो मैम आप इंश्योर हैं कि 1 महीने के भीतर पूरा काम कंप्लीट होगा? ये कार्य करना ही होगा और मॉनिटरिंग जो है अनुश्रवण का इसका पूरा ढांचा है वो भी अपना कार्य कर रहा है। सभी के कार्य मॉनिटर हो रहे हैं और ये 24 मई की मध्य रात्रि में चूंकि ऐप बंद हो जाएगा हमारे स्टेट के लिए, तो इसीलिए ये कार्य उससे पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो इसमें हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी अगर कोई ना कर रहा हो जिनकी ड्यूटियां लगी हैं? हाँ, वो तो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड भी है। भारत सरकार की ही तरफ से निर्देश थे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हुआ है कि जो भी जनगणना कार्य करने से मना करते हैं फाइन और कारावास के प्रावधान होते हैं। तो फिर ऐसी नौबत मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे प्रगणक ही एक तरीके से हमारे फुट सोल्जर्स हैं जिसको कहा जाए, और वही जनगणना का चेहरा मैं उनको मानती हूँ कि हम सब तो पीछे रह के, पर्दे के पीछे रह कर कार्य कर रहे हैं, लेकिन जितने प्रगणक हैं वही पर्दे के सामने जाके लोगों के बीच जा रहे हैं और जनगणना क्या है लोग उन्हीं को देख करके समझ रहे हैं और सब बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। 1-2% ऐसे हो सकते हैं जिनको कोई इशू हो, लेकिन वो भी करेंगे और 24 से पहले पूरा काम कंप्लीट हो। अच्छा मैम, जब आपने शुरुआत की थी, जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने ये भूता गांव का जिक्र किया था, मतलब जिक्र होता था कि भाई हर गांव इसमें कैलकुलेट होना है, तो इनकी स्थिति क्या रहेगी? वो तो सालों साल से खाली पड़े हैं। जब तक वो रेवेन्यू विलेज राज्य सरकार द्वारा नोटिफाइड रेवेन्यू विलेज, अगर वो डी नोटिफाई हो जाते हैं तब हम फिर उसको सेंसस में नहीं लेंगे। लेकिन चूंकि वो नोटिफाइड रेवेन्यू विलेजेस हैं तो उसमें एक प्रगणक, भले उसकी पॉपुलेशन 0 हो, लेकिन अगर वो एक रेवेन्यू विलेज है तो वो उसके लिए एक पूरा प्रगणक अपॉइंट होगा। तो और वो जाएंगे, उस एरिया को विजिट करेंगे, वैसे ही उसका नजरी नक्शा बनाएंगे। उसमें जिन भवन का मतलब छत होनी चाहिए, जिनकी छत है फिर उसमें नंबरिंग पढ़ करके उसकी मकान सूचीकरण का वो हिस्सा रहेंगे, उसमें नंबरिंग होगी, वो वहां जाएंगे और फिर अगर कोई उस पूरे 1 महीने में उसमें नहीं पाया जाता है तब जाकर के वो लॉक्ड श्रेणी में दर्ज होगा, लेकिन दर्ज जरूर होगा हमारे पास। ऐसा नहीं कि वो गणना से छूटेगा, लेकिन हाँ अगर कोई है नहीं वहां पर जो उसकी स्थिति के बारे में हमें बता सके तब फिर आगे की कोई कार्रवाई। अच्छा मैम, ये जनगणना चल रही है, कई तरह के सवाल आपने दिखाए जो आप पूछ रहे हैं पब्लिक से, इनका पब्लिक को क्या फायदा मिलता है? आप उनका डेटा तो एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को इसका रिटर्न में क्या मिल रहा है? क्यों ये सारी चीजें? देखिए, जनगणना का मैं ऐसे बताना चाहूंगी कि एक बच्चा जो पैदा होता है उसके लिए सरकार ने जो वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रखी है, और उससे लेकर के जो व्यक्ति के अंतिम क्षणों में वृद्ध जो व्यक्ति है उसकी पेंशन, ये बजट एलोकेशन, ये प्लानिंग कि किस राज्य को कितना एलोकेशन होना है, किस वार्ड को, किस गांव को कितना एलोकेशन होना है, ये सब कुछ सेंसस के डेटा पे डिपेंड करता है। जो सेंसस जो 2 चरणों में होता है, इस वक्त मकान सूचीकरण और 9 से 28 फरवरी में फिर जो जनसंख्या की गणना होगी, मतलब 1-1% की गणना होगी। तो ये दोनों स्टेजेस मिला करके जितनी योजनाएं आप सोच सकते हैं जो सरकार विकास के लिए किसी भी क्षेत्र में देती है, वो बिना जनसंख्या जनगणना के जो डेटा है उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। चाहे वो जल जीवन मिशन हो, नरेगा स्कीम हो,
या फिर उज्ज्वला योजना एलपीजी गैस के लिए थी, शौचालय के लिए पूरा स्वच्छ भारत कैंपेन, किस गांव में कहाँ शौचालय नहीं है उसी पर तो बेसिस पे सारा वो योजना बनी थी कि इस गांव में फिर इतने शौचालय दिए जाने हैं। तो ये सब जितनी गणनाएं हैं सब सेंसस के ही डेटा पे आधारित, जितनी भी स्कीम्स हैं वो सारी सेंसस के डेटा पे आधारित होती हैं। रोजगार कितने क्रिएट होने हैं, लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल कहाँ बनने हैं, सड़क कहाँ बन जानी है, पुल कहाँ बनने, ये सब सारी चीजें जो है वो इसी पे, स्कूल कहाँ खुलने हैं, स्कूल के बाद कॉलेज कहाँ खुलने हैं, वो तभी खुलेगा जब जनगणना का आंकड़ा रहेगा कि यहाँ इतने बच्चे हैं अवेलेबल। लास्ट सवाल, आप पब्लिक से क्या अपील, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप जनगणना करा रही हैं, कई जगह का हाँ ना डू डोंट्स कई चीजें आती होंगी, तो पब्लिक से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूंगी कि जब भी आपके पास प्रगणक आते हैं तो उनको ईमानदार तरीके से सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके क्षेत्र के विकास के लिए है। इसमें कहीं पर भी इंडिविजुअल तौर पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी भी व्यक्ति के पास एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं है या इतने लोगों के पास इस गांव में नहीं है, हमारे पास बस इस रूप में वो डेटा रहेगा। किस व्यक्ति के पास है, किस व्यक्ति के पास नहीं है, वो उसमें गौण रहेगी जानकारी। और जो भी सेंसस की जानकारी हम प्राप्त करते हैं वो किसी भी विभाग, इनकम टैक्स, पुलिस, जुडिशरी कहीं पर शेयर नहीं होता, उसको कर ही नहीं सकते हैं। वो लीगली हम बाध्य हैं कि वो डेटा पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए ये यूज होता है। उसके अलावा एक दो और जानकारियां मैं बता दूं, ओटीपी आपसे कोई नहीं मांगेगा। बहुत से बहुत अगर आपने स्वगणना की है तो स्वगणना की आईडी मांगी जाएगी, लेकिन ओटीपी या कोई भी डॉक्यूमेंट इस कार्य के लिए आधार कार्ड तक नहीं किसी, क्योंकि ये पूरी तरह से रिस्पॉन्डेंट बेस्ड है। हम मान के चल रहे हैं कि जो व्यक्ति हमें जानकारी दे रहा है वो गुड फेथ में दे रहा है, सही जानकारी दे रहा है, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक है और उसको अपने क्षेत्र के विकास से सारोकार है। तो ये हम मानते हुए चूंकि ये जानकारी लेते हैं तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी भी व्यक्ति से नहीं लेते हैं। तो इसलिए मेरा यही अपील है कि आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के बिल्कुल ईमानदार रूप से और सटीक जानकारी हमें उपलब्ध कराएं। उत्तराखंड न्यूज से ईवासी श्रीवास्तव जो निदेशक हैं जनगणना उत्तराखंड, काफ़ी बातें शेयर की है। उन्होंने पब्लिक से अपील भी की है, आप निष्पक्ष होकर निस्वार्थ भाव से अपनी जो भी जानकारी है वो जनगणना के जो प्रगणक आपके पास पहुंच रहे हैं या जो भी लोग आपके पास पहुंच रहे हैं उनको उपलब्ध कराने का काम करो। इससे सीधे तौर पर विकास को लेकर तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार बनाती है तो उस पर इसका खासा फायदा मिलेगा। और 1 महीने का ये कार्य है जो जल्दी समाप्त होगा। इसके बाद एक क्लियर तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी कि उत्तराखंड में आखिर कितने मकान हैं, कितने लोग वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब सरकार कोई भी बड़ा फैसला लेती है जनहित में तो उसमें काफ़ी कुछ जनगणना डिपेंड करती है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।